नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ आज की खबर में मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। आज बात होगी संसद के शीतकालीन सत्र के साथ साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ खेल और व्यापार समाचार पर भी डालेंगे नजर। लेकिन सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। गुजरात के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। कल विधायक दल की बैठक में भूपेंद्र पटेल को औपचारिक रूप से चुना जाएगा नेता। सोमवार को नई सरकार के गठन की संभावना। हिमाचल प्रदेश में नई सरकार गठन की तैयारियां तेज। विधायक दल का नेता चुनने के लिए कांग्रेस विधायकों की शिमला में बैठक। होटल के बाहर प्रतिभा सिंह के समर्थकों की नारेबाजी। 4 राज्यों के संबंध में एसटी की सूची में संशोधन वाले 4 विधेयक लोकसभा में पेश। तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ से संबंधित बिल। राज्यसभा में समान नागरिक संहिता के संबंध में निजी विधेयक पेश। चेन्नई तट से कल टकराएगा चक्रवाती तूफान मैंडूस। तमिलनाडु के कई हिस्सों में बारिश। एनडीआरएफ की टीमें तैनात। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई जिलों में शिक्षण संस्थान बंद। और फीफा विश्व कप में पहले क्वार्टर फाइनल में ब्राजील का क्रोएशिया से मुकाबला। नेमार, लुका मॉड्रिच दिखाएंगे दमखम। देर रात दूसरे मुकाबले में अर्जेंटीना और नीदरलैंड की भिड़ंत। और अब खबरें विस्तार से। सरकार ने तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करने वाले 4 विधेयक लोकसभा में पेश किए हैं। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने तमिलनाडु में अनुसूचित जनजातियों की सूची में बदलाव से संबंधित संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। अर्जुन मुंडा ने कर्नाटक के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश चौथा संशोधन विधेयक 2022 और छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 पेश किया, जिसके माध्यम से इस सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। राज्यसभा में आज समान नागरिक संहिता के संबंध में बीजेपी सांसद की तरफ से लाए गए निजी विधेयक को विपक्ष के विरोध के बीच पेश किया गया। उच्च सदन के 23 के मुकाबले 63 मतों से निजी विधेयक को पेश करने की अनुमति दी गई। उच्च सदन में गैर सरकारी कामकाज शुरू होने पर सबसे पहले बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने भारत में एक समान नागरिक संहिता विधेयक 2020 पेश किया। एमडीएमके के वाइको समेत विभिन्न विपक्षी सदस्यों ने इस विधेयक को संविधान विरुद्ध करार देते हुए सभापति जगदीप धनखड़ से इसे सदन में पेश करने की अनुमति नहीं देने का अनुरोध किया। सभापति ने विपक्षी सदस्यों को एक-एक कर अपनी बात रखने का मौका दिया। निजी विधेयक में संपूर्ण भारत के लिए एक समान नागरिक संहिता तैयार करने और इसके क्रियान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय निरीक्षण और जांच समिति गठन करने का प्रावधान है। इसके अलावा सदन में कई गैर सरकारी विधेयकों पर भी पेश किया गया। I move to introduce a bill to provide for the constitution of National Inspection and Investigation Committee for preparation of Union Civil Code and its implementation. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेके श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक बहुत काबिल, बहुत विद्वान लोग थे। अगर हम लोग उनसे ज़्यादा काबिल समझते हैं तो ईश्वर रक्षा करे। उन्होंने इसीलिए इन सब बातों को बचाने के लिए कि जो माइनॉरिटी में हैं लोग, उनके कहीं सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य अधिकारों पर को बुलडोज न किया जा सके, संविधान के मौलिक अधिकारों में इसकी व्यवस्था की थी। हिमाचल प्रदेश में नई सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस के सामने मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाम की घोषणा को लेकर दबाव है। हिमाचल की राजधानी शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी की ओर से राजीव शुक्ल, भूपेंद्र हुड्डा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बैठक में मौजूद हैं। पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए कई दावेदार हैं।
प्रदेश कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह के समर्थक शिमला के ओबरॉय सेसिल होटल के बाहर जमा हुए हैं और उनके समर्थक में नारे लगाए गए हैं। हालांकि बैठक को लेकर हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि सीएलपी बैठक एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा और अंतिम निर्णय पार्टी के आला कमान के द्वारा ही लिया जाएगा। The moment all the MLAs are here, then we will convene a meeting where a resolution will be passed to authorize the party high command. Voting procedure only takes place when there is a dispute. There is no dispute. इससे पहले राज्य प्रभारी राजीव शुक्ला और पर्यवेक्षक भूपेंद्र हुड्डा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चीफ प्रतिभा सिंह और अन्य नेताओं के साथ शिमला के होटल में बैठक की। बाद में कांग्रेस पर्यवेक्षकों के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक से पहले राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात हुई। और इस पर अधिक जानकारी के लिए रुख करते हैं अपने सहयोगी पवन कुमार शर्मा का, जो इस वक्त शिमला में मौजूद हैं। पवन, हिमाचल प्रदेश में नई सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ऐसे में नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायकों की आज बैठक में सीएम पद के लिए किसका नाम चल रहा है? क्या कुछ जानकारी है आपके पास? दीक्षा, जहाँ तक कांग्रेस की बात है, हिमाचल प्रदेश में जनता ने पूर्ण बहुमत दिया, 40 सीटें दी, पर अब सीएम कैंडिडेट को लेकर घमासान मचा हुआ है कांग्रेस के बीच में। अभी क्या हुआ है कि आपको नाट्य घटनाक्रम इस तरह हुआ कि आज 3 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी कांग्रेस भवन में शिमला में, पर हुआ ये कि उससे पहले ही जो बातचीत चली, मेरी मुलाकात भी उस वक्त हुई प्रतिभा सिंह जी से, उसके बाद वो मिलने अपने इनसे राजीव शुक्ला जी से मिलने गई हैं। उसके बाद भूपेंद्र सिंह बघेल भी वहाँ पे थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी वहाँ पे थे, उनके बीच में अनौपचारिक बातचीत हुई। पर उसके बाद एक घटनाक्रम ये हुआ कि बिना किसी सीएम कैंडिडेट के, हिमाचल के किसी भी नेता के बगैर 3 नेता जो हैं, राजीव शुक्ला, भूपेंद्र सिंह बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने प्रस्ताव रखा सरकार बनाने का राज्यपाल के सामने। पर गौर करने लायक बात यह थी कि वहां पे कोई हिमाचल का कैंडिडेट, जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट, वो था ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर 6 जो हैं ऐसे कैंडिडेट सामने आ रहे हैं जो सीएम की रेस में हैं। इसके बाद जो है, जो प्रतिभा सिंह के समर्थक हैं वो बहुत नाराज हो गए शिमला में, और वो पहुंच गए कांग्रेस के कार्यालय में, पहुंच कर वहां पे नारेबाजी उनके समर्थन में शुरू हो गई। उनका कहना था कि बिना किसी हिमाचल के कैंडिडेट को, जो जीता हुआ विधायक है, उसको लेके केंद्रीय नेतृत्व या पर्यवेक्षक कैसे राज्यपाल के पास पहुंच गए। उसके बाद जो है प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रांत सिंह के जितने भी समर्थक हैं शिमला के आसपास, वो इकट्ठे हो गए वहां पे और नारेबाजी शुरू हो गई। 3 बजे बैठक शुरू नहीं हो पाई, 6 बजे बैठक का समय किया गया। वहां उस वक्त भी कोई नहीं पहुंचे, और ऐसा उस वक्त बताया गया कि जो दूसरे कैंडिडेट सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो उनका मोबाइल फोन ही बंद आ रहा था, और ऐसा भी पता चला कि वो 18 विधायक समर्थकों के साथ जो है कहीं और जगह पे हैं। तो अभी फिलहाल की बात यह है कि वो मीटिंग शुरू हो गई है, वहां पे नारेबाजी जबरदस्त हो रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां पे पहुंच चुके हैं, और दूसरी तरफ जो है प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य के समर्थक भी नारेबाजी कर रहे हैं। उनका आग्रह है, क्योंकि पूरे चुनाव के दौरान प्रतिभा सिंह ने और विक्रमादित्य सिंह ने पूरे प्रदेश में चुनाव अभियान को संभाला है, प्रचार किया है, और बाकी नेता अपने अपने क्षेत्रों तक सीमित रहे हैं। तो उनका कहना है कि प्रतिभा सिंह को जो है मुख्यमंत्री बनाया जाए, उनके समर्थक वहां पे कह रहे हैं। अब आलाकमान क्या फैसला लेता है, और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो वहां के विधायक तय करें। तो उनका सीधा बात है कि हाईकमान अगर कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है तो ऐसा नहीं चलेगा। विधायकों ने जैसा कहा, विधायक जिसके प्रति भी समर्थन व्यक्त करते हैं वही मुख्यमंत्री बने। ये प्रतिभा सिंह का जो गुट है, उनकी तरफ से ये बातें सामने रही। अब देखना है कि कैसे, कब तक ये तय हो पाता है सीएम। बहरहाल नतीजे के लिए हमें बैठक खत्म होने का इंतजार करना होगा। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पवन। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुजरात में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद नई सरकार गठन के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत को इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि यह केवल औपचारिकता है, क्योंकि पार्टी भूपेंद्र पटेल को फिर मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर चुकी है। गांधीनगर में पार्टी मुख्यालय कमलम में शनिवार को विधायकों की एक बैठक होगी। राज्यपाल को दोपहर तक विधायक दल के नए नेता के बारे में सूचित किया जाएगा। बीजेपी ने राजनाथ सिंह, बीएस येदियुरप्पा और अर्जुन मुंडा केंद्रीय पर्यवेक्षक होंगे। नए मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण राज्यपाल के निर्देशानुसार किया जाए।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पाटिल ने कहा कि 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। बीजेपी ने पहले ही साफ कर दिया है कि भूपेंद्र पटेल ही राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 182 सीटों में से 156 सीट पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। गुजरात में बीजेपी 1995 के बाद कोई चुनाव नहीं हारी है। वर्ष 2002 के बाद बीजेपी प्रदेश में लगातार मजबूत होती गई और इस बार जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर गुजरात की जनता का आभार जताया है। उच्चतम न्यायालय ने 12 दिसंबर 2018 को हुई कॉलेजियम की बैठक की जानकारी का आरटीआई अधिनियम के तहत खुलासा करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने कहा कि कॉलेजियम के सभी सदस्यों की ओर से लिया गया निर्णय जिस पर हस्ताक्षर किए गए हों उसे ही अंतिम फैसला कहा जा सकता है। सदस्यों के बीच हुई चर्चा और परामर्श पर तैयार किए गए संभावित प्रस्तावों को तब तक अंतिम नहीं कहा जा सकता जब तक कि उन पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर न हो। पीठ ने कहा कि कॉलेजियम कई सदस्यों वाला एक निकाय है जिसका अस्थायी निर्णय सार्वजनिक पटल पर नहीं रखा जा सकता है। किसी भी देश की प्रगति उसके मानव संसाधन की गुणवत्ता पर निर्भर होती है और उसकी गुणवत्ता शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। दून विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि संस्थान के 36 में से 23 गोल्ड मेडल छात्राओं को मिले हैं, जिससे साबित होता है कि इस संस्थान में महिलाओं को पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं। मेरा मानना है कि किसी भी देश की प्रगति उसके मानव संसाधन की गुणवत्ता पर निर्भर होती है। मानव संसाधन की गुणवत्ता शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। आज के युवा काल का भविष्य है। इस सूत्र वाक्य को अंगीकार करते हुए दून विश्वविद्यालय को सिर्फ राज्य स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्तापरक मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में कार्यरत रहना है। वहीं मसूरी में 97वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से जूझ रही है। इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति के लिए सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। भारत को उन्नति और विकास के पथ पर अग्रसर करना, देशवासियों के उत्थान का मार्ग को प्रशस्त करना आप सबकी संवैधानिक जिम्मेदारी भी है और नैतिक अंतरदायित्व भी है। समाज के हित का कोई भी कार्य सभी कुशलतापूर्वक संपन्न हो सकता है जब सभी भागीदारों का साथ लेकर चला जाए। समाज के सभी वर्गों और समुदाय की भागीदारी से किया गया कार्य प्रत्येक दृष्टिकोण से उत्कृष्ट होता है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की उपस्थिति में राजभवन में नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन किया। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून के राज प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक भी किया। और अब नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर। भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और कुल उत्पादन में भारत का योगदान 23% है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों का जवाब देते हुए जानकारी दी। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए अनुदान की अनुपूरक मांग के तहत 3.25 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय के लिए संसद की मंजूरी मांगी। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच को दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। कांग्रेस की सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रही सोनिया गांधी 76 वर्ष की हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नागालैंड सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय और यूपीएससी को
19 दिसंबर तक नागालैंड के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है। देश में वाहनों की खुदरा बिक्री में नवंबर महीने में जोरदार उछाल आया है। यात्री वाहन, दोपहिया वाहन और वाणिज्यिक वाहनों के पंजीयन में भी विशेष तेजी रही। वाहनों की कुल खुदरा बिक्री 23,80,465 इकाई रही। व्हाइट हाउस के शीर्ष अधिकारी कर्ट कैपबेल ने कहा कि भारत अमेरिका का एक सहयोगी नहीं बल्कि एक और महान शक्ति बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों में भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध तेजी से मजबूत और गहरे हुए हैं। भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला को न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अब वो बैंक की दूसरी सबसे बड़ी अधिकारी बन गई हैं। रूस ने कैदियों की अदला बदली के तहत अमेरिका की WNBA स्टार ब्रिटनी ग्राइडर को छोड़ा है। अमेरिका ने उनके बदले रूसी हथियार कारोबारी विक्टर बाउट को छोड़ा है। अमेरिका ने पाकिस्तान की 6 कंपनियों पर बैन लगा दिया है। इन कंपनियों पर आरोप है कि वे पाकिस्तान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम के लिए उपकरणों की आपूर्ति कर रही थी। महान धाविका PT उषा शनिवार को भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव में आधिकारिक रूप से पहली महिला अध्यक्ष बन जाएंगी। संयुक्त सचिव और कार्यकारी परिषद के 4 सामान्य सदस्यों के लिए कल चुनाव होगा, जिसके लिए 77 मतदाता अपना वोट डालेंगे। और आज की खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए संसद टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। इसमें व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत बढ़ते द्विपक्षीय संबंध के साथ निवेश और व्यापार के अवसरों पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायिक प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रायोगिक परियोजना के आधार पर राज्य के 10 जिलों में एकीकृत अदालत परिसरों की व्यवस्था करने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में 388 करोड़ रुपए की 272 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही प्रबुद्धजन सम्मेलन में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी सौंपी। राष्ट्रीय राजनीति में तेलंगाना राष्ट्र समिति का औपचारिक आगाज हो गया है। पार्टी प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने टीआरएस का बीआरएस के रूप में नाम परिवर्तित करने से संबंधित दस्तावेज पर दस्तखत किए हैं। साथ ही बीआरएस का ध्वज भी फहराया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद हवाई अड्डे मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी। मेघालय हाईकोर्ट ने इस साल की शुरुआत में असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षरित एक अंतर्राज्यीय सीमा समझौते के संबंध में जमीन पर भौतिक सीमांकन या सीमा चौकियों के निर्माण पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है। श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आरोपी आफ्ताब पूनावाला की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी हुई। राजस्थान में जोधपुर के एक मकान में रसोई गैस सिलेंडर फटने से 5 लोगों की मौत हो गई है और 49 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घायलों में से कुछ लोग 80 से 100% तक झुलस गए हैं। भीषण चक्रवाती तूफान मैंडूस उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के बीच के तटीय क्षेत्र से होकर गुजरेगा। मौसम विभाग ने इस बात की जानकारी दी है। बंगाल की खाड़ी में बने इस तंत्र के प्रभाव के चलते तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में बारिश होगी। मैंडूस कराईकल से 270 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके ममलापुरम के पास तट को पार करने की उम्मीद है। यह चेन्नई से लगभग 270 किलोमीटर दूर केंद्रित है। आईएमडी के मुताबिक अगले कुछ घंटों में यह कमजोर पड़कर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। भारी बारिश और तेज हवाओं को लेकर आईएमडी की चेतावनी के मद्देनजर तमिलनाडु के कई जिलों में शिक्षण संस्थानों को बंद रखा गया है। इस बीच तूफान की वजह से कई जगहों पर बारिश हो रही है, साथ ही तेज हवाएं भी चल रही हैं। अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्रों के सभी स्कूलों और कॉलेजों के लिए छुट्टी घोषित कर दी है।
एशियाई विकास बैंक ने भारत के व्यापक सुधारों को समर्थन देने के लिए उसने $25 करोड़ की नीति आधारित कर्ज मंजूर किया है। इस सुधारों का लक्ष्य भारत की लॉजिस्टिक्स अवसंरचना को आधुनिक बनाना, उसके प्रभाव को बढ़ाना और लागत को कम करना है। एडीबी ने बयान में बताया कि इस कर्ज के जरिए बहु मॉडल एकीकृत लॉजिस्टिक्स परिवेश कार्यक्रम को मजबूत बनाने के लिए पहले उप कार्यक्रम का वित्त पोषण किया जाएगा। इससे भारत में लॉजिस्टिक्स की ऊंची लागत युक्ति संगत हो पाएगी और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी आएगी। यह कार्यक्रम एकीकृत डिजिटल मंचों के जरिए बाहरी व्यापार लॉजिस्टिक्स तथा घरेलू स्तर पर कार्गो की आवाजाही का सरलीकरण कर, गोदामों को आधुनिक बनाकर, कारोबारी प्रक्रियाओं को बेहतर कर, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत बनाएगा और क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा भी देगा। बीसीसीआई ने श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की आगामी होम सीरीज के कार्यक्रम की घोषणा की है। पहले टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 और 3 वनडे मैच खेलेगी। उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम भारत दौरे पर आएगी। न्यूजीलैंड टीम इस दौरे पर भारत के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैच की सीरीज खेलेगी, जिसकी शुरुआत 18 जनवरी से होगी। यह सीरीज 1 फरवरी तक चलेगी। 9 फरवरी से ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत दौरे पर होगी। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया 4 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगी। कतर में फुटबॉल विश्व कप में सेमीफाइनल में जगह पाने के लिए आज से 8 टीमें क्वार्टर फाइनल में जोर आजमाइश करेंगी। बता दें कि पहले क्वार्टर फाइनल में पिछली बार की उप विजेता क्रोएशिया को विश्व की नंबर 1 टीम ब्राजील का सामना करना पड़ेगा। ये मैच रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। ब्राजील ने इस विश्व कप में सभी 26 खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया है और ऐसा करने वाली इतिहास में पहली टीम बन गई है। वहीं क्रोएशिया ने शानदार खेल दिखाया है। आज देर रात ही मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना की भिड़ंत नीदरलैंड से होगी। अर्जेंटीना ने अपना पहला विश्व कप खिताब नीदरलैंड को हराकर ही जीता था। अर्जेंटीना के पास दुनिया के बेहतरीन फॉरवर्ड खिलाड़ी मौजूद हैं, वहीं नीदरलैंड के पास विश्व के सबसे बेहतरीन डिफेंस खिलाड़ी हैं। और दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां चल रही हैं। रोम के बोटेनिकल गार्डन में भी इस मौके पर विशेष लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, जिसे देखने हजारों पर्यटक पहुंच रहे हैं। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इसी की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।